हेलो स्टूडेंट्स, आप लोग देख रहे हैं मैथ्स फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स पार्ट 9। क्वेश्चन नंबर 1 गिवन है फ्रॉम परसेंटेज। क्वेश्चन में दिया है कि जनवरी माह में पुलिस 4000 बिना टिकट यात्रियों को पकड़ी। फरवरी माह में यह संख्या 5% से बढ़ गई, लेकिन पुलिस और रेलवे कर्मचारियों की सतर्कता के कारण मार्च में टिकट विहीन यात्रियों की संख्या 5% से कम हो गई तथा अप्रैल में यह संख्या 10% की ओर कमी हुई। तो अप्रैल माह में ऐसे कितने यात्री पकड़े गए जिनके पास टिकट नहीं थे? तो जनवरी माह में जो टोटल विदाउट टिकट वाले जो यात्री थे वो कितने थे? 4000 जो पुलिस वालों ने पकड़ा है। अब क्या हुआ, फरवरी में ये संख्या 5% की ओर बढ़ गई। तो 100/100 तो होता ही है, तो 5% अगर बढ़ गया तो 105/100 हो जाएगा। ठीक है बेटे। अब कह रहा है कि पुलिस ने फरवरी में जब ये बढ़ गई, इसके बाद उन पुलिस और रेलवे कर्मचारी सतर्क हो गए और उन्होंने क्या किया, मार्च में जो है इनकी यात्रियों की संख्या 5% की कमी हो गई इनके सतर्क होने से। तो अब 5% कम हो गई है, तो ये बेटे हो जाएगा 95/100। 5 कम हो गया है ना, 100 में से 5 कम हो गया। अब कहता है अप्रैल में 10% और कम हो गई। तो अब जितने भी ये आपकी जो है यात्री हैं, इनमें 10% की और कमी आ गई है, तो ये हो जाएगा बेटे 90/100। ठीक है बेटे। यहाँ से आपका टोटल जो है यात्रियाँ निकल जाएंगे जिनके पास टिकट नहीं थे। देखो आपके 3 जीरो से 3 जीरो डायरेक्ट कैंसिल आउट हो जाएंगे। ठीक है, आपका यहाँ पे 1 जीरो से 1 जीरो चला जाएगा। यहाँ देखो 5 2 जा 10, 5 1 जा 5 है ना, 5 9 जा 45। इसे काटो, 5 2 जा 10, 5 2 जा 10, 5 1 जा 5। ठीक है, आपका 2 2 जा 4 से 4 कैंसिल आउट हो जाएगा। आपका बच्चे का बेटे 21 मल्टीप्लाइड बाय 19 मल्टीप्लाइड बाय 9। तो आपको पता होगा 19 1 जा 19 का 9 कैरी 1 और 19 2 जा 38 और 1 39। अब इसकी 9 से गुणा कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। 9 9 जा 81 का 1 कैरी 8, 9 9 जा 81 और 8, 89 का 9 कैरी 8 और 9 3 जा 27 और 8 कितना होता है बेटे? 35। आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है बेटे, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटे। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, पेपर के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। इससे रिलेटेड ही क्वेश्चन आते हैं। सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में गिवन है कि एक आयत की जो चौड़ाई है वो 60% से बढ़ा दिया जाता है, उसकी लंबाई को कितने परसेंट से कम किया जाए कि उसका क्षेत्रफल पूर्ववत रहे? तो एक बात बताओ, आयत की चौड़ाई मुझे नहीं पता, पहले मान लेते हैं एक आयत था हमारा, इस आयत की लंबाई x थी, चौड़ाई y है। ठीक है, तो चौड़ाई x और y है, तो इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा आयत का? ये हो जाएगा बेटे आपका x × y। कह रहा उसकी चौड़ाई को 60% से बढ़ा दिया, तो नई जो चौड़ाई आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी? नई चौड़ाई जो है, नई चौड़ाई कितनी हो जाएगी बेटे इसकी? ध्यान दो, 60% बढ़ गई, तो जो ये वाई जो चौड़ाई है वो कितनी हो चुकी है? 60% बढ़ गई, तो 160/100 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा बेटे 8/5। तो अब नई लंबाई पूछ रहा है कितने परसेंट से कम कर दिया जाए, तो उसका क्षेत्रफल पूर्ववत है। तो अब नई लंबाई निकल जाएगी ना, जब चौड़ाई इसकी बढ़ गई तो लंबाई कम हो जाएगी। कह रहा लंबाई को कितने परसेंट से कम कर दें कि क्षेत्रफल बराबर रखना है ना। तो आपको बेटे नई लंबाई निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? नई लंबाई के लिए क्या करना पड़ेगा? इसका जो क्षेत्रफल है उसको नई चौड़ाई से डिवाइड दे दो। तो नई चौड़ाई क्या है? 8y/5। तो देखो y से y कट जाएगा, 5 ऊपर चला जाएगा, ये हो जाएगा 5x/8। तो आपको दिखाई दे रहा है कि जो फ्रैक्शन है उसका न्यूमरेटर 5 है और डिनोमिनेटर 8 है। इसका मतलब इसकी लंबाई क्या हो चुकी है? कम। वैसे भी क्या रखा है कि लंबाई को कम कितने परसेंट से कम कर दें। तो अब पुरानी लंबाई हमारी क्या थी इसकी? x थी। तो अगर मैं पुरानी लंबाई में से नई लंबाई को 5x/8 को माइनस कर दूं, तो 8x - 5x कितना हो जाएगा? 3x/8 आ गया है। ये क्या आ चुका है बेटे? जो कम हुआ है। कितना कम हुआ है? परसेंट कमी पूछ रहा है ना, कितने परसेंट से कम कर दें। तो परसेंट निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? 3x/8 को x से ही डिवाइड करना पड़ेगा, जो पुरानी लंबाई थी। ठीक है ना, गुणा 100। तो यहाँ से इसका परसेंट निकल जाएगा, x कैंसिल आउट हो जाएगा, 4 2 जा 8, 425 टाइम में 100 और 25 3 जा कितना होता है बेटे? 75। तो 75/2 हो जाएगा। काटो, 75/2 बेटे आपका होता है 37.5। ठीक है, आप करके देख लेना। 2 3 जा 6 हो जाएगा, फिर 2 7 जा 14 हो जाएगा, फिर 2 5 जा 10 हो जाएगा। तो 37.5 इसका सी वाला आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है कि आशुतोष 35,000 रुपये खर्च करके कच्चा माल तथा 40,000 रुपये खर्च कर मशीन खरीदता है। पूरी आय का 25% वह भवन निर्माण पर खर्च करता है तथा 35% राशि उसके पास अभी भी शेष है। तो भवन निर्माण पर उसने कितने रुपये खर्च किए? एक बात बताओ, आशुतोष जो है 35% जो है वो कच्चा माल में खर्च करता है और 40,000 रुपये जो है वो मशीन में खर्च करता है। इसके बाद पूरी आय का जो है 25% भवन निर्माण पर खर्च करता है और 35% राशि अभी उसके पास है। तो मान लो, तो अब एक काम करते हैं,
उसके पास अभी शेष है, मान लो उसकी टोटल जो आय है ना वो x रुपये है। कितने रुपए है? x रुपये। तो अगर वो कच्चा माल पे जो खर्च करता है वो कितना कर रहा है? 35,000। फिर मशीन पे कितने रुपए खर्च कर रहा है? 40,000। ठीक है। फिर क्या कहता है? 25% भवन निर्माण पे कर रहा है। तो टोटल पैसे का 25% कर रहा है ना, तो 25/100 हो जाएगा, तो वो तो वैसे ही 1/4x हो जाएगा। ठीक है ना बेटे। अब कह रहा है 35% उसके पास अभी शेष बचे हुए हैं। तो अगर मैं इस शेष को भी जोड़ दूँ 35%, तो 35 का क्या हो जाएगा? 5 7 या 35 अपॉन में 20 हो जाएगा। ठीक है ना। यहाँ से बेटे x हो जाएगा। अब ये सारा जो उसका जो पैसा है, यहाँ पे खर्च करना, यहाँ खर्च करना, इसके बाद इसका भवन निर्माण पे खर्च करना, और ये जो उसके पास बचे हुए सारा मिला के आपको x के बराबर हो जाएगा। उसकी जो कुल सैलरी मैंने मानी है, कुल आय जो मैंने मानी है। तो अब यहाँ से अगर मैं x की वैल्यू फाइंड आउट कर दूँ, तो भवन निर्माण की बात कर रहा है तो 25% निकाल देंगे उसका, तो हमारा आंसर आ जाएगा। बात समझ में आ रही है? तो एक बात बताओ, यहाँ पे तो 75,000 हो जाएगा ये ऐड करके, और यहाँ पे x में से ये दोनों क्या हो जाएंगे, इधर आके जो है माइनस हो जाएंगे। तो पहले इनको जोड़ लो और फिर बाद में माइनस कर देंगे x में से। तो यहाँ देखो बेटे, पहले इनका एलसीएम क्या हो जाएगा? 20। 4 5 या 20 तो 5x आ जाएगा, और 21 या 20, 5x और 7x कितने होते हैं? 12x। ठीक है। तो ये 12x अपॉन 20 आ जाएगा, इधर आके माइनस में चला जाएगा। ठीक है ना। पहले इनको मैंने ऐड कर दिया, ध्यान रखना, एलसीएम लेके, बाद में मैंने उधर माइनस में भेज दिया। तो आपका बेटे 20 की x से गुणा करेंगे, 20 में से 12 जाएगा, कितना बचेगा? 8x बटे 20 बराबर आपका कितना बचा? 75,000। ठीक है बेटे। तो एक बात बताओ, इसको मैं काट दूं, देखो देखो 4 2 जा 8, 4 5 जा 20, 2 से काटो, 2 3 जा 6, 2 8 जा 2 7 जा 14, 2 5 जा 10, 0 0। ठीक है। 5 से गुणा कर देंगे तो x की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी? ध्यान रखना, ये हो जाएगी, 5 से गुणा कर देंगे तो 0 0 5 5 5 25, फिर 2 बचेगा, 5 7 जा 35 और 2 37 का 7, कैरी 3, 5 3 जा 15 और 3 1,87,500। तो कह रहा है भवन निर्माण पे, कह रहा है पूरी आय का उसने 25% भवन निर्माण पे खर्च किया था। तो इसको 4 से डिवाइड कर दो तो इसका 25% ही आ जाएगा। तो 4 चौक 16, 18 था ना बेटे, 2 बच गया, और 4 6 24, 4 6 24, फिर 3 बचेगा, 4 अट्ठे 32, फिर 3 बचेगा, 4 सत्ते 28, 4 पंजे 20। तो आपका देखो बेटे 46875 आ जाएगा। कहीं पे है यहाँ पे? ये रहा बेटे 46875। ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर। बेटे नेक्स्ट क्वेश्चन सोल्व करते हैं। देखो कह रहा समीर अपनी मासिक आय का 40% भोजन पर, शेष राशि का 1/3 कपड़ा पे खर्च करता है, वह शेष 600 रुपये बचाता है। तो उसके भोजन और कपड़े पे किए गए खर्च का 66 होल 2/3% है, उसकी मासिक आय क्या थी? एक बात बताओ, मासिक आय जो है कह रहा है कि अपनी मासिक आय का 40% भोजन पर और शेष राशि का 1/3 कपड़े पर खर्च करता है। तो एक काम करते हैं, मान लेते हैं कि उसकी मासिक आय जो है 90 रुपये है। कितना मान लेते हैं? 90 रुपये। 1/3 की बात कर रहा है इसलिए मैंने इसको 100 नहीं लिया। ठीक है ना, हो सकता है कहीं प्रॉब्लम हो जाए, तो इसलिए मैंने, या एक काम करो, ये 1/3 शेष राशि की बात कर रहा है, हो भी सकता है 100 मान के पहले देख लेते हैं। तो कह रहा है मासिक आय का 40% भोजन पे, तो इसका मतलब 40 रुपये उसने भोजन पे खर्च कर दिए हैं, और शेष राशि, शेष कितनी बची बेटे? 60। कह रहा है इसका 1/3 कपड़े पे खर्च करता है। इसका मतलब इसका 1/3 अगर मैं करूँ 60 का, तो इसका मतलब 3 से डिवाइड कर दूंगा, तो 20 रुपये वो किस पे खर्च करता है? कपड़े पे। अब वो कहता है शेष 600 रुपये बचा लेता है। अगर 20 रुपये कपड़े पे खर्च करेगा तो 60 में से 20 माइनस कर दूंगा तो 40 बच जाएंगे ना। 40 बराबर कितना है? 600 के। ठीक है ना। तो वो कह रहा है भोजन और कपड़े पर किए गए खर्च का इतने % है, तो उसकी मासिक आय क्या थी? देखो 40 बराबर 600 है, हमने माना क्या था मासिक आय उसकी 100, तो मैं क्या करूँगा 100/40 से बोथ साइड क्या कर दूंगा? मल्टीप्लाई। ठीक है। तो यहाँ पे जो है 100/40 से अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा, 40 से 40 कट जाएगा, 100 की वैल्यू आ गई ना, तो हमने 100 ही मानी थी, तो यहाँ पे इसका आंसर आ जाएगा। देखो कैसे कैसे, देखो आप, हाँ 20 दूनी 40, 20 पंजे 100, 2 से काटो 300 हो जाएगा, 300 गुणा 5, 5 तिहाई 1500। तो उसकी जो मासिक आय थी बेटे वो थी 1500 रुपये। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक दुकानदार जो पंखे बेचता है, उसने पंखे के मूल्य को 20% से कम कर देता है, और उसको ये अनुभव हुआ कि उसके जो पंखे की जो बिक्री है वो 40% से बढ़ गई। तो उस दुकानदार की आय पे क्या प्रभाव पड़ा? भाई दुकानदार है, हमें नहीं पता, उसके पंखे का जो मूल्य था और उसके पंखे के जो जो मतलब खपत हो रही है, जो बिक्री कितनी ज़्यादा,
बढ़ी है, ये खपत है बेटे, खपत है, ठीक है। अब बराबर खर्चा। ये मैंने कई सारे क्वेश्चंस के अंदर मैंने आपको ये फार्मूला बताया है, मेरी सारी वीडियो में किसी न किसी वीडियो में आपको इस टाइप के क्वेश्चन मिलते रहेंगे, ठीक है ना। तो कह रहा है दुकानदार ने जो पंखे बेचता है, तो मान लो उस पंखे का मूल्य 100 रुपये था और 100 ही पंखे वो बेचता है, तो उसका खर्चा कितने का हो गया, उसका खर्चा हो चुका है बेटे 10,000 रुपये का। अब वो कहता है कि पंखे के मूल्य को 20% कम कर दिया, अब वही मूल्य पंखे का 80 रुपये का कर दिया, और हुआ क्या, खपत जो है पंखे की बढ़ गई, 40% की बिक्री बढ़ गई। अब वो पंखे कितने बिक रहे होने लगे, पहले 100 होते थे बिक्री, अब हो गए 140। तो अब खर्चा कितना उसका हो गया, दुकान की दार की पहले तो 10,000 की आय थी, अब आय उसको कितनी मिल रही है, तो 14 अट्ठे बेटे होता है 112, ठीक है। अब बाकी 2 जीरो हैं बाद में, तो 10,000 पे आपको कितना मिलने लगा, 11,200। तो आपको वैसे ही दिखाई दे रहा होगा कि 12% की मतलब भाई 10,000 में, भाई 10,000 एक, अरे छोड़ो ना, एक काम करते हैं, कितने ज़्यादा हो रहा है 10,000 से, कितना ज़्यादा हो रहा है 1,200, है ना, बटे किससे 10,000 से, ठीक है ना, गुणा 100। तो डायरेक्ट ही आपको मैं दिखा देता हूँ, यहाँ से 2 जीरो यहाँ पे, 2 जीरो यहाँ, डायरेक्ट ही 12 आगे नहीं आ गया। या वैसे भी आप समझ लेना करना कि अगर ये 10,000 है तो जितना भी 10,000 के साथ ये बढ़ रहा है ना, ये इसका मतलब ये 12% ही है, ध्यान रखना। अगर आपको यहाँ समझ में नहीं आता तो आप यहाँ पे करके देख लेना, ठीक है ना। जितना बढ़ गया वो बटे में 10,000 जो पहले का खर्चा है गुणा 100% का बदल जाएगा, तो 12% की वृद्धि हो गई, इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है बेटे। नेक्स्ट क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। दूध और पानी के कुल 80 लीटर मिश्रण में 25% दूध है, तो 80 लीटर दूध और पानी का मिश्रण है, तो इसका मतलब अगर मैं 4 से डिवाइड कर दूँ 25% आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 4 2 जा 8, 20 लीटर जो है आपका क्या है, मिल्क है ना। तो बाकी 60 लीटर क्या है आपका, वाटर। तो कह रहा है उसमें कितना लीटर पानी डाला जाए कि दूध की मात्रा 16% हो जाए। तो पहले दूध 20 लीटर था, है ना, और 25% दूध था, हमें नहीं पता, मैंने मान लिया टोटल x लीटर जो है इसमें क्या डाला जाए, टोटल मिश्रण अब हमारा x लीटर हो चुका है। ये दूध पहले 25% था, अब यही दूध जो है अब इसमें 16% हो जाएगा टोटल मिश्रण में, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे क्या होगा, 4 चौक 16, 4 पंजे 20, ठीक है, फिर 4 यहाँ से 25 टाइम में 100, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 25 पंजे 125। तो अब टोटल जो मिश्रण जो मैंने नया माना था जिसमें दूध जो है 16% हो जाएगी, भाई दूध बराबर मैंने दूध दिखाया, इसी वजह से जो है ऐसा हुआ है। तो 125 लीटर नया मिश्रण हो गया, पहले मिश्रण कितना था 80, तो अगर मैं 125 लीटर में से अगर 80 माइनस कर दूं तो आपका बेटा आ जाएगा 45 लीटर। तो 45 लीटर जो है इसमें पानी डाला जाएगा, तो मिश्रण में अपने आप ही दूध की मात्रा 16% हो जाएगी घट के, ठीक है ना। जब पानी बढ़ जाएगा तो ऑटोमेटिक जो है दूध की मात्रा कम हो जाएगी परसेंटेज में, ठीक है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। करा एक मकान का बीमा मूल्य 30,000 रुपये है, जिसमें उस मकान का मूल्य और 1.5% बीमा प्रीमियम दोनों शामिल है। मकान का यथार्थ मूल्य लगभग क्या है। बेटा देखो एक बात बताऊँ, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि मकान का मूल्य तो मुझे पता नहीं, मैंने मान लिया x है, और कह रहा है उसी मकान का जो मूल्य है उसका 1.5% बीमा प्रीमियम शामिल है। तो इस x का अगर मैं 1.5% निकालूँ तो बेटे हो जाएगा 3/200, परसेंट में है तो 200 आ जाएगा अपॉन में, ठीक है। तो आपका जो है x के बराबर है 30,000 का, ठीक है ना बेटे। तो मैंने इसको जब सॉल्व करके देखा तो 200 + 3, ये 203/200x आ गया, ठीक है, और ये 30,000 के बराबर है। तो अब यहाँ पे बेटे आपको जो है ना इसको डिवाइड करना पड़ेगा, ध्यान रखना, यहाँ इसमें प्रॉब्लम आ रही है, इसको डिवाइड करना पड़ेगा और आप लोग सेल्फ इसको डिवाइड करना। मैंने तो इसको ये चेक करके देखा कि आंसर अगर ये 30,000 है, अगर मैं इसका 1.5% कम कर देता हूँ तो 301% होता है और 150 इसमें जुड़ जाएगा, तो 450 जो है इसका 1.5% आ रहा है। तो मैंने इसमें क्या किया, 450 को माइनस कर दिया, ठीक है। तो आपका मेरा आ रहा है इसमें 29,550 आपका आंसर आ रहा है, ठीक है ना। तो इसमें 29,550 आ रहा है, इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। लेकिन ये गलत है, ध्यान रखना, क्यों, क्योंकि इसका 1.5% जो है इसमें वैल्यू ऊपर नीचे वेरी करेगा। तो लगभग की बात कर रहा है इसलिए मैंने यहाँ बता दिया, बट आप ऐसा मत करना, ठीक है ना। आपको जो है कोई ज़रूरी नहीं है कि ये क्वेश्चन आपको पेपर में ही आएगा, ठीक है ना। अगर आ भी जाता है तो आप इसको डिवाइड करना डायरेक्ट, ठीक है, डिवाइड करके जो भी कुछ आंसर आएगा उसके लगभग में ही आएगा, इसी के आसपास आएगा, ठीक है ना। ओके स्टूडेंट्स।